अस्सलामुअलैकुम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने तहसीलदार की पोस्ट के लिए रिटन साइकोलॉजिकल टेस्ट के स्केड्यूल का ऐलान कर दिया है। पीपीएससी की तरफ से 2023 में तहसीलदार की जो जॉब्स अनाउंस हुई थी, जिसकी तादाद 14 थी, उन जॉब्स के लिए चार पेपर थे, जिसमें इनिशियली तौर पे जीके का पेपर लिया गया, बाद में रेवेन्यू लॉज का पेपर लिया गया, बाद में इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे कंपोजिशन का पेपर लिया गया। और उसमें से एट द एंड चारों पेपरों के बाद 61 कैंडिडेट्स जो थे वो तहसीलदार की पोस्ट के लिए रिटन एग्जाम्स के अंदर, चारों एग्जाम्स के अंदर क्वालिफाई करके इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए। उन कैंडिडेट्स के अब दो एग्जाम होंगे। पहले जो साइकोलॉजिकल एग्जाम होंगे, जिसमें सबसे पहले होगा रिटन साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसका स्केड्यूल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ये बेसिकली जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, प्लान ये है, पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर आ चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये विजिबल होगा। ये है स्केड्यूल फॉर ऑफ रिटन साइकोलॉजिकल असेसमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ तहसीलदार, जिसको कंसोलिडेशन ऑफिसर भी कहते हैं, जिसको हिल टॉरेंट ऑफिसर भी कहते हैं, और जिसको रीडर टू मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी कहते हैं। 16 के लिए जॉब होती है। 2023 में जो 14 सीट्स आई थी, उनका चारों पेपर जो क्वालिफाई करने वाले जो कैंडिडेट्स थे, उनकी तादाद जो है वो 61 थी। उनके लिए रिटन साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए स्केड्यूल अनाउंस कर दिया पीपीएससी ने। ये 23 तारीख को, आज 21 तारीख है, यानी डे आफ्टर टुमारो, 23 तारीख को 61 कैंडिडेट्स जो हैं उनको पीपीएससी एग्जामिनेशन सेंटर नियर अयूब चौक ट्रेड सेंटर जोर टाउन लाहौर में बुलाया गया है। ये 61 कैंडिडेट्स 9 बजे रिपोर्ट करेंगे और इनका रिटन साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। अब इस टेस्ट में कैंडिडेट्स का जो रिटन साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, उसका पर्पस क्या है, और रिटन साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर जो तहसीलदार के कैंडिडेट्स हैं तहसीलदार पोस्ट के लिए, उन्होंने कौन कौन से रिटन साइकोलॉजिकल टेस्ट देने हैं, उस हवाले से ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि रिटन साइकोलॉजिकल जो टेस्ट है, इसके अंदर मेन पर्पस क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्क्रीन विजिबल होगी। ये जो वीडियो है, अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो आपको कंप्लीट गाइडेंस होगी रिगार्डिंग व्हाट इज टू बी इंक्लूडेड इन पीपीएससी रिटन साइकोलॉजिकल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ तहसीलदार। इस वीडियो को बनाने में I would like to mention the name of Sultan, who is from Faisalabad and who has already appeared in the written psychological test for the post of STO Para. तो कर्टसी और क्रेडिट जो है इस वीडियो के लिए, जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दी है वो सुल्तान ने दी है। सो आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू सुल्तान हु हैज प्रोवाइडेड मी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन फॉर दिस वीडियो। तो तहसीलदार की पोस्ट के लिए 23 तारीख को, जिन डे आफ्टर टुमारो जो कैंडिडेट्स जा रहे हैं, उन्होंने साइकोलॉजिकल टेस्ट जो रिटन एग्जाम देना है, उसका सबसे पहले पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि ये कैंडिडेट्स जो हैं, जो तहसीलदार के फाइनल इंटरव्यू की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, इनमें से वो कैंडिडेट्स पॉइंट आउट करना, निकालना, आइडेंटिफाई करना, जो इस एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की पोस्ट है, तहसीलदार की पोस्ट, इसके लिए एलिजिबल है, मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स हैं। फर्दर इस पोस्ट के लिए जो मोस्ट इमोशनली मेच्योर कैंडिडेट्स हैं, उनको पॉइंट आउट करना। और फर्दर इस जॉब के लिए, तहसीलदार की पोस्ट के लिए, वो कैंडिडेट जो कि प्लानिंग पे बिलीव करते हैं, जो आप कह सकते हैं बैलेंस पर्सनैलिटी रखते हैं, और जो अंडर स्ट्रेस काम करने के लिए मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, ताकि उनको इंटरव्यू के अंदर, जब फाइनल इंटरव्यू में जब भेजा जाए, उनके इंटरव्यू के अंदर उन कैंडिडेट्स को फोकियत दी जाए, तरजीह दी जाए, प्रायोरिटी दी जाए, प्रेफरेंस दी जाए। तो इस रिटन साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर जो टेस्ट शामिल होंगे वो कौन कौन से होंगे। पहले तो इस बात का आप माइंड में बिठा दें कि ये जो रिटन साइकोलॉजिकल टेस्ट होने जा रहा है तहसीलदार की पोस्ट के लिए, ये कोई इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट नहीं है, कि इसके अंदर कैंडिडेट्स की कोई इंटेलिजेंस मैयर नहीं की जाएगी, या मैयर उनको उनकी इंटेलिजेंस को नहीं फिगर आउट किया जाएगा। रादर ये एक, और ना ही ये टेस्ट कोई ड्राइंग का टेस्ट है, जिसके अंदर कैंडिडेट्स की महारत देखी जाएगी कि वो कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं, या कितने अच्छी वो स्केचिंग कर लेते हैं। ना तो इंटेलिजेंस का टेस्ट है, और ना ही ये लिटरेरी स्किल का टेस्ट है, ना ही उनकी कोई
आप कह सकते हैं उनकी आर्ट या ड्राइंग या स्केच का कोई इम्तिहान लिया जाएगा, बल्कि ये उनकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करेगा कि कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो किस टाइप के हैं, उनकी पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाएगा, उनकी पर्सनैलिटी को बेसिकली जज किया जाएगा, उनकी पर्सनैलिटी की ग्रेडिंग की जाएगी। अब इसके अंदर इस टेस्ट का पर्पस क्या है? सबसे पहले कि इंसान की पर्सनैलिटी को, ट्रेड्स को चेक करना, इमोशनल स्टेबिलिटी को चेक करना कि कौन सा बंदा कितना इमोशनली स्टेबल है या अनस्टेबल है। इसी तरह एक इंसान के अंदर क्या, एक कैंडिडेट को जब चेक किया जाएगा कि उसमें लीडरशिप स्किल्स हैं कि नहीं, और उसके अंदर डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी कितनी है, ये चेक किया जाएगा, और वो कितना ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी पे बिलीव करता है, और या उस कैंडिडेट के अंदर कितनी ऑनेस्टी या इंटेग्रिटी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि कैंडिडेट क्या पेसिमिस्टिक है या ऑप्टिमिस्टिक है, यानी वो उसका जो लाइफ की आउटलुक है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और वो उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। इन सारी चीजों को, ये जो पांच छह मैंने मेंशन किए हैं, इन चीजों को चेक करने के लिए रिटन साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। अब रिटन साइकोलॉजिकल टेस्ट जो कंडक्ट किया जाए, अच्छा इसके साथ साथ इस टेस्ट का ये पर्पस भी है कि इंसान के अंदर सोशल एडजस्टमेंट, कि क्या वो सोसाइटी के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर प्रॉपरली एडजस्टेड है, या वो कहीं साइकोपैथ या सोशियोपैथ तो नहीं है, और एक कैंडिडेट के अंदर कितना पेट्रियटिज्म है, कितना वो मुहब्बल वतन है, और उसके अंदर कितनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जज करना इधर है भी या नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और स्ट्रेस टॉलरेंस, जैसे मैंने बात की है कि चूंकि तहसीलदार की जॉब एक ऐसी जॉब है कि उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर स्ट्रेस में काम करना पड़ता है, पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, जॉब का प्रेशर भी होता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। एक एसी का और डीसी का वो राइट हैंड होता है, तो उसको स्ट्रेस के अंदर जो काम करना पड़ता है, तो क्या उसके अंदर स्ट्रेस टॉलरेंस कितनी है कैंडिडेट्स के दरमियान में, इसको फिगर आउट करना। और क्या वो तहसीलदार की जो पोस्ट है उसके लिए क्या वो एलिजिबल भी हैं, सुटेबल भी हैं, या मौजू भी हैं कि नहीं, इन चीजों को चेक करने का नाम क्या है? रिटन साइकोलॉजिकल टेस्ट। और इसके अंदर, इस टेस्ट के अंदर साइकोलॉजिस्ट की जो टीम होगी, वो कैंडिडेट्स को जो रिटन टेस्ट में से गुजारेगी, वो चेक करेंगे कि क्या वो बैलेंस पर्सनैलिटी रखते हैं कि नहीं, क्या उनकी जो आउटलुक है वो ऑप्टिमिस्टिक यानी पॉजिटिव है कि नहीं, क्या वो इस पोस्ट के लिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है बेसिकली तहसीलदार की, क्या कंपेटिबल भी है कि नहीं। अब सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम देखें तो चार किस्म के टेस्ट जो है, और रिटन साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर कैंडिडेट्स को चार किस्म के टेस्ट में से गुजारा जाता है। सबसे पहले होता है इंग्लिश वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, दूसरा होता है उर्दू वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ये मैं देख बताऊंगा आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल के ये कौन से टेस्ट होते हैं, और तीसरा होता है स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट, और चौथा टेस्ट होता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ये चार किस्म के टेस्ट होते हैं जो एसडीओ पैरा के अंदर भी, और आप तहसीलदार की पोस्ट के लिए भी रिटन साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए आपको साइकोलॉजिस्ट आपके लिए डिजाइन करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ तहसीलदार। सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश का वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, WAT। इंग्लिश वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो है, इसका पर्पस क्या होता है कि एक कैंडिडेट्स के जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं उनको चेक करना कि वो किन लाइंस पे सोचता है, इमोशनल मेच्योरिटी को चेक करना कि वो कितना इमोशनली मेच्योर या इमेच्योर है, और एक एक कैंडिडेट की आउट लाइफ की तरफ जो एटीट्यूड है, जो उसका ऑप्टिमिस्टिक है या पेसिमिस्टिक एटीट्यूड है, वो चेक करना, और एक कैंडिडेट की जो वैल्यूज हैं, उसका वैल्यू सिस्टम जो, और उसकी जो प्रायोरिटीज या प्रेफरेंसेस क्या है लाइफ के अंदर, वो चेक करना, और उसके अंदर जो हिडन फियर्स हैं, डीप सीटेड जो उसके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसकी पर्सनैलिटी के अंदर, या उसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशंस हैं जो दबी हुई हैं, उनको, जो उसके अनकॉन्शियस के अंदर दबी हुई चीजें हैं, उनको बाहर निकालना, इस इंग्लिश वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का ये पर्पस है। अब इनको टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि आपने जो सेंटेंसेस बनाने हैं इंग्लिश में, वो शार्ट हो, कोशिश करें वो पॉजिटिव हो और मीनिंगफुल हो। फर्दर आपने कोशिश करना है कि प्रेजेंट टेंस के अंदर सेंटेंसेस बनाने हैं, जितना पॉसिबल हो आपने कोशिश करना है कि प्रेजेंट टेंस के अंदर, क्योंकि प्रेजेंट टेंस के अंदर का मतलब ये है कि बंदा लम्हे मौजूद में रहता है, ना कि वो माजी में रहता है, ना ही वो फ्यूचर में रहता है। जो लोग फ्यूचर में रहते हैं वो एंक्शियस होते हैं, जो लोग माजी में रहते हैं वो डिप्रेस्ड होते हैं। लिहाजा आपने कोशिश करना है कि प्रेजेंट के अंदर सेंटेंसेस बनाने हैं इंग्लिश के अंदर, चाहे उर्दू पे हो तब भी आपने सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में ही बनाने हैं, यानी कि जमाना हाल में बनाने हैं। उसके बाद आपने सेंटेंसेस को सिंपल रखना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, क्योंकि टाइम बाउंड ये टेस्ट होता है। को 20 मिनट के अंदर आपने कोई 70 से 90 क्वेश्चंस करने होते हैं, और आपने कॉन्फिडेंस शो करना है सेंटेंसेस में, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करना है कि आप जिम्मेदार हैं, और ऑप्टिमिज्म यानी पॉजिटिव आपने एटीट्यूड शो करना है लाइफ का। अब आपने डोंट्स का कौन से हैं इस चीज के? डोंट्स से मुराद ये है कि आपने नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं बनाने, आपने सेंटेंसेस में वायलेंस का एलिमेंट शो नहीं करना, आपने सेंटेंसेस के अंदर को रिवेंज का एलिमेंट शो नहीं करना, आपने कोशिश करना है कि आप डिप्रेशन और होपलेसनेस नहीं शो करनी, और सेल्फ सेंटर्ड सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं बनाने जिसके अंदर आई या वी हो, बार बार आई मैं नहीं करना, उसमें आई का वर्ड यूज नहीं करना। यानी कि अगर जो बंदा आई का सेंटेंस बनाता है, आई से स्टार्ट करता है,
या जिसके सेंटेंस में बार बार उसका अपना एलिमेंट होता है, तो उसका मतलब ये है कि वो बंदा सेल्फ सेंटर्ड है, वो खुद गर्ज है, वो आप सेल्फ ओरिएंटेड है। तो आपने कोशिश करना है सेल्फ सेंटर्ड से स्टेटमेंट्स नहीं बनाने। अब इंग्लिश के अगर हम कुछ वर्ड्स देखें जो वर्ड्स एसोसिएशन टेस्ट में आते हैं, वो इस तरह के वर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक वर्ड दिया जाता है, वो है फेलियर, तो आप कह सकते हैं, इसका एक जुमला बना सकते हैं कि फेलियर टीचेस वैल्यूएबल लेसन्स। अब ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है कि इंसान सीखने वाला है। फियर, फियर एक वर्ड नेगेटिव है, एक नेगेटिव इमोशन है, लेकिन इससे आप सेंटेंस बना सकते हैं कि फियर कैन बी ओवरकम थ्रू कॉन्फिडेंस। अब ये छोटा सेंटेंस भी है और इसे है पॉजिटिव। और एक और सा वर्ड आता है, सपोज रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा हुआ आता है, तो आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवेल्प्स लीडरशिप। इस तरह आप सेंटेंस, एक वर्ड अगर आता है लॉ, लॉ कानून का वर्ड है, अब इसके ऊपर आप बना सकते हैं कि लॉ इंश्योर्स जस्टिस। सिंपली ये भी कह सकते हैं ये लॉ इंश्योर्स इंश्योर्स जस्टिस एंड ऑर्डर। कोशिश करने के सेंटेंस छोटे बनाने हैं ताकि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा जुमले आप कंप्लीट कर सकें। एक वर्ड अगर सपोज दिया जाता है पॉवर्टी, गुर्बत, तो आप सेंटेंस बना सकते हो कि पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस्ड थ्रू एजुकेशन। अब इससे ये है कि एक बंदा जो है वो बिलीव करता है कि पॉवर्टी को खत्म किया जा सकता है, यानी कि पॉजिटिव है बंदा। लॉ के बारे में कि लॉ के बारे में, लॉ सोशल ऑर्डर पैदा करता है। फैमिली का वर्ड अगर आता है तो आप सेंटेंस बना सकते हैं कि फैमिली प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट। अब ये भी एक फैमिली सोशल एडजस्टमेंट को शो करता है कैंडिडेट की, कि वो अपने माशरे में अपनी फैमिली में अच्छी तरह वो फैमिली को सोशल सपोर्ट समझता है। तो एक सोशल एडजस्टमेंट का पहलू निकलता है कैंडिडेट के हवाले से। लीडर के बारे में अगर वर्ड आ जाए तो आप जुमला बना सकते हैं कि अ लीडर सर्व्स सोसाइटी ऑनेस्टली, या अ लीडर लीड्स थ्रू एग्जाम्पल। इसी तरह अगर वर्ड आता है कंट्री, तो आप कंट्री के बारे में सेंटेंस बना सकते हैं कि सिटीजन शुड वर्क फॉर देयर कंट्री। इसी तरह आप जुमला बना सकते हैं, अगर कुछ वर्ड आए डिसिप्लिन, तो आप जुमला बना सकते हैं कि डिसिप्लिन लीड्स टू सक्सेस। तो अब इससे भी क्या है कि एक इंसान डिसिप्लिन पे बिलीव करता है कि डिसिप्लिन से इंसान कामयाब होता है। इसी तरह अगर कोई वर्ड आता है गिल्ट, अभी गिल्ट एक नेगेटिव अगर वर्ड है, तो आप बना सकते हैं कि गिल्ट इंकरेजेस सेल्फ इंप्रूवमेंट, या गिल्ट इंप्रूव्स सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब ये जो जुमले हैं ये पॉजिटिव हैं, हालांकि वर्ड नेगेटिव है लेकिन जुमले क्या है, पॉजिटिव है। अब इसके बाद आपके टेस्ट के अंदर जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, रिटन साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा तहसीलदार की पोस्ट का, उसमें आएगा उर्दू वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसका मकसद भी क्या है कि एक उम्मीदवार जो है जो तहसीलदार की पोस्ट के लिए रिटन साइकोलॉजिकल टेस्ट देने के लिए बैठेगा, उसके ख्यालात, उसका जो रवैया है, लाइफ की जो आउटलुक है, उसके जो जज्बात इमोशंस है, उसकी जो बर्दाश्त तहम्मुल टॉलरेंस है, और उसकी जो शख्सियत इनके पर्सनैलिटी का जायजा लेना। अब आपका जो इसका अटेम्प्ट करने का तरीकाकार क्या है कि आपने कोशिश करनी है कि जुमला मुख्तसर लिखें और मुस्बित लिखें। आप जुमले के अंदर उम्मीद जाहिर करें, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी शो करें कि आप जिम्मेदार हैं, और एतमाद का इजहार करें, कॉन्फिडेंस के साथ जुमला लिखें। जुमले के अंदर कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और कोशिश करें आम और सादा अल्फाज इस्तेमाल करें, मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल ना करें। आपने कोई रोजी पिक्चर नहीं शो ड्रा करनी, और ना ही फ्लावरी लैंग्वेज यूज करनी है। अवॉइड किसी से करना है कि मायूसी आपके जुमलों में रिफ्लेक्ट ना हो, नफरत हेटर्ड जुमले के अंदर या तासुब रिफ्लेक्ट ना हो, इंतकाम यानी कि रिवेंज वो रिफ्लेक्ट ना हो, और खुद तरसी कि आप पिटिएबल कंडीशन में अपने आप को शो ना करें, कि अगर गुर्बत में आए तो आप कहें कि हम गुर्बत में मैंने बचपन गुजारा, ऐसा जुमले ना लिखें। खुद तरसी वाले जुमले भी ना लिखें जिससे आप लोगों के से भीख मांग रहे हो, या लोगों की अटेंशन को कैप्टिवेट कर रहे हो अपनी तरफ, यानी अटेंशन सीकिंग बिहेवियर आप शो ना करें अपने जुमलों में। फॉर एग्जाम्पल उर्दू के कुछ अल्फाज हैं, एक वर्ड है इंसाफ, अगर ये वर्ड आता है तो उसका जुमला यूं बना सकते हैं कि इंसाफ मुआशरे में अमन पैदा करता है। अगर एक वर्ड आता है फॉर एग्जांपल, मैं हम इसको यूं करते हैं कि इसको बना देते हैं, बेसिकली ऑल बॉर्डर्स बना देते हैं ताकि ये टेबल की शक्ल में शो हो। अगर एक वर्ड आता है तालीम, तो आप इसका जुमला बना सकते हैं उर्दू में छोटा सा जुमला कि तालीम तरक्की की बुनियाद है। अब ये पॉजिटिव जुमला है। अगर आप एक वर्ड आता है गुर्बत, तो आप कह सकते हैं कि मेहनत गुर्बत कम करने में मदद करती है। इसी तरह अगर आप वर्ड आता है खौफ, अब ये खौफ एक नेगेटिव वर्ड है, तो आप जुमला बना सकते हैं कि एतमाद खौफ पर काबू पाता है, कि अगर एतमाद इंसान में हो तो इंसान खौफ पर काबू पा लेता है। इस तरह अगर जुमला है वर्ड है नाकामी, अगर लिखा हुआ है तो आप कह सकते हैं कि नाकामी कामयाबी की तरफ रहनुमाई करती है, या नाकामी कामयाबी का पहला जीना है। इसी तरह अगर वर्ड है दयानत, तो आप जुमला बना सकते हैं कि दयानत एतमाद पैदा करती है, जिस बंदे के अंदर दयानतदारी होती है वो बड़ा पुरएतमाद होता है। इस तरह अगर वर्ड आता है कानून, तो आप जुमला बना सकते हैं कानून सबके लिए बराबर है। इसका मतलब है कि आप डिस्क्रिमिनेशन या एक्सप्लॉयटेशन या मार्जिनलाइजेशन या डिफरेंशिएशन पर बिलीव नहीं करते। इसी तरह अगर वर्ड आता है खानदान, तो आप कह सकते हैं कि खानदान इंसान की ताकत है। इसका मतलब है कि आप अपनी फैमिली को अपने लिए सपोर्ट का बायस समझते हैं। इसी तरह अगर वर्ड आता है दोस्त, तो आप कह सकते हैं कि अच्छा दोस्त मुश्किल में साथ देता है।
इसी तरह अगर कोई वर्ड आता है जिम्मेदारी, तो आप जुमला बना सकते हैं कि जिम्मेदारी इंसान को बावकार बनाती है, कि जो बंदा जितना जिम्मेदारी निभाता है वो इतना बावकार होता है। उसकी जो बंदा जिम्मेदारी नहीं निभाता उसकी कोई इज्जत नहीं करता, कोई ताजीम तकरीम या रिस्पेक्ट उसके लिए नहीं होती, वो किसी जॉब में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी फैमिली में। तो जिम्मेदारी का आप जुमला बना सकते हैं कि जिम्मेदारी इंसान को बावकार बनाती है, या ये जिम्मेदारी इंसान को अजीम बनाती है। तो ये क्या जुमले क्या है, ये उर्दू के वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, जिससे आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर आपको लगता भी है कि आपकी पर्सनैलिटी कुछ में कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स हैं जो कि हर इंसान में होते हैं, तो आपने कोशिश करना है कि अपने आप को मौजू कैंडिडेट बनाने के लिए आपने जुमले पॉजिटिव बनाने हैं। इसी तरह तीसरा जो टेस्ट आता है रिटन साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर, तहसीलदार की पोस्ट के लिए, जैसे एसडीओ पैरा में भी पूछे गए, उसमें आता है स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट। अब स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट का पर्पस क्या है, इसमें बेसिकली ये जो स्टोरी जो लिखनी होती है कैंडिडेट्स ने, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए, खासतौर पर तहसीलदार की पोस्ट के लिए, उसमें आपने एक स्टोरी कंप्लीट करनी होती है। उसमें आपकी पर्सनैलिटी उभर के सामने आती है, उसमें आपके रिलेशनशिप उभर के सामने आते हैं कि रिलेशनशिप में कहीं आप बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ही कहीं स्ट्रेस तो नहीं जिंदगी गुजार रहे, आप इमोशनल स्टेबिलिटी या आपकी इंस्टेबिलिटी शो होती है स्टोरी कंप्लीशन में, और आपकी फैमिली की वैल्यूज रिफ्लेक्ट होती हैं कि आप किस किस्म की फैमिली से बिलोंग करते हैं, कहीं आपकी ब्रोकन फैमिली तो नहीं है, या आपकी स्टेबल फैमिली है, या कैसी फैमिली है। आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, क्या आप कहीं अपने आप को अपने घर में अपनी फैमिली में लीडर की का रोल प्ले करते हैं, या कहीं पे आप अपनी फैमिली में कहीं लेगर्ड्स हैं, या कहीं बहुत पीछे रहने वाले लोग हैं। अपनी फैमिली में आप ट्रेंड सेटर हैं या ट्रेंड फॉलोअर हैं। इसी तरह आपका आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है और आपके अंदर कितनी लीडरशिप स्किल्स हैं, ये चीजें भी आपकी सेंटेंस स्टोरी कंप्लीशन के अंदर रिफ्लेक्ट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, कैंडिडेट्स को आपने बेसिकली इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिए होते हैं। एक सेंटेंस दिया होगा, आगे कुछ सेंटेंसेस छूटे हुए होंगे, फिर एक सेंटेंस दिया होगा, कुछ आगे सेंटेंसेस छोड़े हुए होंगे, और आखिर में कुछ सेंटेंसेस होंगे। तो आपने स्टोरी कंप्लीट करनी है, जो इनकम्प्लीट जो सेंटेंसेस हैं उन्हें आपने उनको क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा। और फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, आपने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है स्टोरी कंप्लीशन में, आपने पॉजिटिवली कंप्लीट करना है, यानी कि पॉजिटिव रहना है, जो चीज बार बार शो करनी है आपने। आपने मेच्योरिटी और अपना कॉन्फिडेंस शो करना है, इमेच्योर बात नहीं करनी, और रियलिस्टिक होना है, कोई बहुत ही हवाई बातें नहीं करनी, एग्जेजरेट नहीं करना, रियलिस्टिक होना है, आइडियलिस्टिक नहीं होना। और एक्सट्रीम इमोशंस को, जो बहुत ही मुतासिबाना खौफ, बहुत ही जो जिसमें आप इनसिक्योर फील करते हो, ऐसे जुमले नहीं शो करने कि आप खुशी में भी, या आप दुख में भी, या मायूसी में भी एक्सट्रीम पॉइंट्स पे नहीं जाना। यानी आप आउटलायर अपने आप को शो ना करें, बल्कि मेच्योर, बैलेंस, और आप एक रियलिस्टिक पर्सन शो करें अपने आप को। स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट जो है, सोल्यूशन हम कुछ मैं लेके आया हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक जुमला है, व्हेन पीपल क्रिटिसाइज मी, जब लोग मेरे पर तनकीद करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि व्हेन पीपल क्रिटिसाइज मी, आई लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म, या आई लर्न फ्रॉम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। बस सिंपल जुमला इतना काफी है। अब ये आप लोग तनकीद करते हैं तो मैं उससे सीखता हूं। उसके अलावा अगर एक जुमला आता है कि माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, कि मेरी सबसे मजबूत जो अजीम जो मेरी स्ट्रेंथ है वो क्या है, माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज ऑनेस्टी, या माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज डिसिप्लिन, या माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज माई कम्युनिकेशन। तो ये क्या है आपका, आपकी पर्सनैलिटी शो करेगा कि आप किस चीज को अपने अंदर सबसे ज्यादा मजबूत समझते हैं। तो इफ मैं अगर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज माई कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके बाद इफ आई फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन, अगर ये लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है आई, अगर मैं किसी मुश्किल सूरत हाल को देखता हूं, मुश्किल सूरत हाल का मुझे सामना होता है, तो आई आगे मैं आप क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं कि आई रिमेन काम एंड सीक प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, या सिंपली आप लिख सकते हैं कि व्हेन आई फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन, आई एनालाइज द सिचुएशन। अब ये क्या है, एनालिसिस का स्किल्स आपकी अब आ रही है सामने। इसी तरह अगर आप लिखते हैं कि मोस्ट पीपल लिखा हुआ है आर, और आगे जगह छूटी हुई है, तो आप अब आपने यहाँ जो जो लिखोगे, याद रखें, स्टोरी कंप्लीशन हो, या उर्दू का वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हो, या इंग्लिश का वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हो, जो आप जुमला बनाते हो उर्दू में या अंग्रेजी में, या जो आप लिखते हो फिल इन द ब्लैंक्स में, एक्चुअली चाहे वो किसी और के बारे में भी आप लिख रहे हो, वो आपके अनकॉन्शियस को बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है। लिहाजा आपने जो जुमले बनाने हैं वो कोशिश करने हैं ऑप्टिमिस्टिक, रियलिस्टिक, कॉन्फिडेंस वाले, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले बनाने हैं। मोस्ट पीपल आर, आप लिख सकते हैं कि कोऑपरेटिव। अगर आप ये लिखते हैं कि मोस्ट पीपल आर डिसेप्टिव, इसका मतलब ये है कि आप सोचते हैं कि लोग धोखा देते हैं। अगर आप लिखते हैं कि मोस्ट पीपल आर नेगेटिव, इसका मतलब है कि आप लोगों को बहुत मनफी समझते हैं। तो इसका मतलब है कि जब आप जॉब में भी जाएंगे तो आप अपने आसपास के लोगों पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, उनको नेगेटिव समझते हैं, उनसे उनको समझते हैं कि लोग धोखा देते हैं, उन पर एतमाद नहीं करेंगे। जब आप एतमाद नहीं करेंगे तो आप एक अच्छे ऑफिसर नहीं बन सकते। तो मोस्ट पीपल आर कोऑपरेटिव आप ये लिख सकते हैं। या मोस्ट पीपल आर डिलीजेंट, यानी कि मेहनती हैं। या मोस्ट पीपल आर हार्ड वर्किंग, तो इसका मतलब यह है कि आपकी जिंदगी की आउटलुक पॉजिटिव है। इसी तरह अगर लिखा हुआ है कि सक्सेस कम्स व्हेन,
तो आप लिख सकते हैं कि सक्सेस कम्स व्हेन हार्ड वर्क इज प्रैक्टिस्ड, कि जब मेहनत जो है उसको प्रैक्टिस की जाती है, या सक्सेस कम व्हेन कंसिस्टेंसी इज मेंटेन्ड, या हार्ड वर्क, सक्सेस कम्स व्हेन कंसिस्टेंसी इज शोन, जब मुश्किल मिजाजी दिखाई जाती है तो सक्सेस आती है, या जब हार्ड वर्क प्रैक्टिस की जाती है तो सक्सेस आती है। तो ये भी पॉजिटिव आउटकम को शो करता है। इसी तरह आपका चौथा जो टेस्ट होगा तहसीलदार की पोस्ट के लिए, वो होगा थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, TAT इसको कहते हैं। इसमें बेसिकली थीम्स दिए होते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, चाहे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हो, चाहे स्टोरी कंप्लीशन हो, चाहे थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट हो, इन चारों का पर्पस क्या होता है बेसिकली, कि आपको चेक करना कि आप कैसा इमेजिन करते हो, यानी कि थिंकिंग आपकी चेक करना, आपकी लीडरशिप पोटेंशियल को चेक करना कि कितना आपके अंदर लीडरशिप, आप लोगों को लीड कर सकते हो, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी को चेक करना कि कितना आप अगर किसी मुश्किल हालत में हो, मुश्किल सिचुएशन में हो, तो आप कितना अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। चौथी बात कि आप कितना इमोशनली अपने आप को एडजस्ट करते हैं, आप कितना इमोशनली बैलेंस्ड हैं, इमोशनली मेच्योर हैं, कितनी आपके अंदर इमोशनल टॉलरेंस के अंदर अपने आप को इमोशनली स्टेबल और कूल काम रखने की सलाहियत है। और पांचवी बात कि आपके अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, कि जिस मुआशरे में ये आप रहते हैं, जिस कम्युनिटी में, उसमें आप अपने आप को कितना समाजी तौर पे जिम्मेदार समझते हैं। और ऑप्टिमिज्म, यानी कि आपके अंदर कितनी पॉजिटिव आउटलुक है, या पॉजिटिव लुक है भी या नहीं है। अगर किसी बंदे में पॉजिटिव आउटलुक नहीं है तो वो पेसिमिस्ट होता है, यानी वो नेगेटिव सोचता है सोसाइटी के बारे में, फैमिली के बारे में, दोस्तों के बारे में, सीनियर्स के बारे में, जूनियर्स के बारे में, पीयर्स के बारे में। तो इन चीजों को चेक करना होता है। और ये थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के अंदर भी क्या होता है, कैंडिडेट्स को एक पिक्चर दी जाती है जो अमूमन ब्लर होती है, और उनको कहा जाता है कि वो एक स्टोरी लिखे। उनके ऊपर होता है कि वो अपनी इमेजिनेशन को यूज करते हुए उस स्टोरी को कोई, जो वर्ड, जो जो भी पिक्चर है उसमें उस कैरेक्टर को कोई नाम दें, उसकी एज बताएं, उसका शोभा बताएं, और बताएं कि वो क्या कर रहा है या कर रही है। अब हम देखते हैं अब इस किस्म के टेस्ट को कैसे करेंगे। इसमें 5 पॉइंट फार्मूला अपने माइंड में रखना है। सबसे पहले आपने जो पिक्चर देखनी है तो आपने देखना है कि वो मेन कैरेक्टर कौन है, पुलिस वाला है, फार्मर है, कोई लड़की है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई तहसीलदार है, कोई DC है, कोई AC है, कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई लेक्चरर है, क्या है। आप उस बंदे को माइंड में बिठाएं कि वो कौन है, उस करेक्टर को कोई नाम दे, फर्जी नाम दे सकते हैं, और फिर उसका नेम, उसकी एज कितनी है, उसका प्रोफेशन क्या है। उसके बाद आप बताएं कि व्हाट प्रॉब्लम एग्जिस्ट, उस पिक्चर में प्रॉब्लम क्या है। जरूरी नहीं है कि उस पिक्चर में प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, हो सकता है कि बच्ची जो भाग रही हो या रो रही हो, तो आप देखिए कि प्रॉब्लम क्या है, आप खुद इमेजिन करें प्रॉब्लम क्या है। पहले उस पर्सन का नाम जो करेक्टर दिखाया गया है, चाहे वो करेक्टर मेल ना हो, फीमेल ना हो, कोई, चाहे वो एनिमल हो, चाहे उसमें कोई एक आपके ख्याल में कोई थीम हो, तो आप दूसरा ये बताएं कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द इशू, व्हाट व्हाट इज what is there which needs to be corrected, what is there which needs to be fixed, क्या मसला है। उसके बाद दूसरी, ये दो बातें आपने माइंड में बिठानी है। तीसरा कि व्हाट स्टेप्स आर टेकन, कि कौन कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं, या कौन से स्टेप्स लिए जाने चाहिए, यानी इनिशिएटिव कौन सा लिया जाना चाहिए। और चौथी बात कि उससे रिजल्ट क्या अचीव हुआ है या रिजल्ट अचीव होगा। और पांचवी बात कि व्हाट लेसन इज लर्न, इस पूरी पिक्चर से लेसन कौन सा निकाला आपने। तो पांच बातें दोबारा, वो कैरेक्टर कौन है, उसका एज, उसका नेम, उसका प्रोफेशन। दूसरा, कौन सा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को के लिए कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जब वो कौन से स्टेप ले रही या ले रहा है, और उसका रिजल्ट क्या निकला, और उसके बाद लेसन क्या निकला। अब ये 5 पॉइंट्स अगर आपके माइंड में होंगे तो कोई भी पिक्चर आप देखेंगे, चाहे वो ब्लरी हो, चलिए इतनी क्लियर ना हो, तो आपके अंदर जो चीजें दिमाग में होंगी उनको अच्छे अंदाज में आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो, स्टोरी लिख सकते हो। और कोशिश करना है आपने, ये जो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, इसमें जो स्टोरी लिखनी है आपने, वो बहुत ही लेंथी ना हो। बेशक पेज की लेंथ ज्यादा है, उसमें लाइन ज्यादा है, लेकिन आपने कोशिश करना है कि टाइम बाउंड रहना है। अगर 5 मिनट दिए जाए तो 5 मिनट में उसको मुख्तसर अंदाज में लिखें कि नाम, पर्सन, उस पर्सन का नाम क्या है, उसका एज, प्रोफेशन क्या है, और फिर वो लिखे कि वो क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्या है, वो क्या कर रहा है, उसका रिजल्ट क्या है, और उसका लेसन क्या है। अब जरा देखते हैं, कुछ थीम्स हैं कि एक स्टूडेंट है वो अकेला बैठा है, एक स्टूडेंट है, पिक्चर में दिखाया जाता है, और आपको लगता है कि स्टूडेंट है वो अकेला बैठा है, सिटिंग अलोन। तो आप इसके ऊपर जरा देखिए, स्टोरी बनाई है मैंने, क्या अली, फॉर एग्जाम्पल एक नाम लिया है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, कॉमा। अब देखो मैंने पूरा जुमला नहीं बनाया, बल्कि कोशिश कर रहा हूं कि कंपाउंड सेंटेंसेस बना रहा हूं, ताकि कम से कम टाइम में, अली, कॉमा, आज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, इसका मतलब स्टूडेंट वो यूनिवर्सिटी का है, वाज वरीड, वो परेशान था, अबाउट हिज अपकमिंग एग्जामिनेशन, वो अपने आने वाले एग्जाम के लिए परेशान था। ही प्रिपेयर्ड अ टाइम टेबल, उसने एक टाइम टेबल। अब देखें पहली लाइन के अंदर क्या है कि वो अली है और वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, पता चल गया। उसके बाद
ही प्रिपेयर्ड अ टाइम टेबल एंड सॉट गाइडेंस फ्रॉम हिज टीचर्स। अब उसने क्या किया है, क्या उसने स्टेप्स लिए कि उसने एक टाइम टेबल बनाया और अपने टीचर से क्या ली, हेल्प ली। अच्छा, अब उसका रिजल्ट क्या आया? थ्रू हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, कि ये जो उसने स्टेप्स लिए हैं, हार्ड वर्क लिए है और डिसिप्लिन मेंटेन किया, टाइम टेबल मेंटेन किए, ही स्कोर्ड एक्सीलेंट मार्क्स। रिजल्ट क्या आया है? उसने अच्छे नंबर हासिल किए। लेसन क्या है? ही लर्न दैट प्रॉपर प्लानिंग लीड्स टू सक्सेस। उसने जो टाइम टेबल बनाया, या ये भी कह सकते हैं कि ही लर्न दैट प्रॉपर प्लानिंग एंड डिसिप्लिन लीड्स टू सक्सेस। उसने डिसिप्लिन क्या मेंटेन किया कि टाइम टेबल को फॉलो किया और प्लानिंग की। उसने टाइम टेबल बना के टीचर से हेल्प ली, प्लानिंग की अपनी स्टडी को, और उसके बाद एग्जामिनेशन में वो कामयाब हुआ। तो अब ये देखें कि स्टूडेंट कौन है। पहले हमने देख लिया कि वो स्टूडेंट जो लोन बैठा है उसका नाम अली है और वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, ये पहली बात होगी। दूसरा, वो क्या कर रहा है? वो ही इज वरीड, परेशान है। प्रॉब्लम क्या है कि वो परेशान है किस चीज के बारे में? अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। उसने टाइम क्या स्टेप्स लिए कि उसने एक टाइम टेबल बनाया और स्टूडेंट से, अपने टीचर से हेल्प ली, और उसका क्या रिजल्ट आया? उसने प्लानिंग की, डिसिप्लिन किया और उसने एफर्ट किया और उसका एक्सीलेंट मार्क्स हासिल किया। और लेसन क्या है कि प्लानिंग से, डिसिप्लिन से अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये पांचों चीजें एक पिक्चर के अंदर हमने देखा और हमने खुद से क्रिएट कर ली। एक और जरा स्टोरी देख ले। फ्लड विक्टिम्स दिखाए जाते हैं किसी विलेज में। आपको लगता है कि ग्राउंड एक जगह ऐसी है कि वो विलेज है और दिखाया जाता है कि उसमें फ्लड विक्टिम्स है, पानी दिखाया जाता है और उसमें विक्टिम दिखाए जाते हैं। अब इसके ऊपर आप स्टोरी अगर आपने बनानी है तो आप कह सकते हैं कि बिलाल, कॉमा, अ यंग ऑफिसर, वो यंग ऑफिसर है, ऑर्गेनाइज रिलीफ एक्टिविटीज विद वॉलंटियर्स। अब रिलीफ एक्टिविटीज कहाँ बनाई जाती हैं साहब? जरा जहां पे कोई ना कोई कैलेमिटी आई हो, तो बिलाल है, एक यंग ऑफिसर है वो, और उसने रिलीफ एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की। किन की मदद से? वॉलंटियर्स की मदद से, जो लोग रजाकार होते हैं उनकी मदद से गांव में। फ्लड, सॉरी, फूड एंड मेडिसिन वर डिस्ट्रीब्यूटेड इफेक्टिवली, यानी कि मेडिसिन दी गई और खुराक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई अच्छी तरीके से। ये स्टेप्स उन्होंने लिए, पहले उन्होंने ऑर्गेनाइज किया लोगों को। फिर उसके बाद क्या हुआ? द अफेक्टेड फैमिलीज रिसीव टाइमली असिस्टेंस। उसका फायदा क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ जो उन्होंने स्टेप्स लिए? कि जो अफेक्टेड फैमिलीज थी, जो अफेक्टीज थे, उनको असिस्टेंस मिली टाइम पे। और फिर क्या हुआ? लेसन क्या है? बिलाल रियलाइज दैट, बिलाल को ये ने रियलाइज किया, उसको इस बात का इदराक हुआ कि टीम वर्क, वो जो उसने वॉलंटियर्स की टीम मिलाई थी, टीम वर्क एंड सर्विस, ये जो लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, टू ह्यूमैनिटी ब्रिंग पॉजिटिव चेंज। उसको रियलाइज हुआ कि ये जो हम टीम वर्क करते हैं, जो लोगों को मिला के वॉलंटियर को, और दूसरा जो सर्विस करते हैं, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, जो गरीब लोगों की या जो अफेक्टीज हैं उनको उनको उसने मेडिसिन दी और राशन पहुंचाया। इससे क्या होता है? टीम वर्क एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी लीड्स या ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव चेंज आती है सोसाइटी में। अब ये क्या हुआ? पहले है कौन? वो बिलाल है और उसके साथ कुछ वॉलंटियर्स हैं, फ्लड इफेक्टीज हैं, और उसके लिए उन्होंने इनिशिएटिव क्या लिया? उन्होंने मेडिसिन और फूड सप्लाई की। रिजल्ट क्या आया? लोगों को टाइमली असिस्टेंस मिली। और उसका लेसन क्या है कि टीम वर्क और अगर सर्विस टू ह्यूमैनिटी की जाए उससे क्या आता है? सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज आती है। एक और थीम देख लेते हैं। आपको एक फार्मर नजर आता है, एक तस्वीर है जिसमें आपको लगता है कि ये किसान है और वो फील्ड में खड़ा है। अब आपने एक स्टोरी बनानी है, जरा देखिएगा। ये जरूरी नहीं है कि वो फार्मर, आपको बताया जाए कि वो फार्मर ही है। आपने एक खेत में एक बंदे को खड़ा हुआ देखा, आपने सोचना है कि ये किसान है। अब एक स्टोरी जरा देखिएगा कि अहमद सोचे कि वो किसान है। नोटिस वाटर शॉर्टेज इन हिज विलेज। वो बंदा जो खड़ा है वो किसान है, उसका नाम सपोज अहमद है। वो अपनी विलेज में खड़ा है और उसने देखा कि पानी की कमी है। तो क्या हुआ? अहमद वो करेक्टर है और उसने प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई किया कि गांव के अंदर क्या है, पानी की शॉर्टेज है। अहमद नोटिस वाटर शॉर्टेज इन हिज विलेज। ही इंट्रोड्यूस मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स एंड मोटिवेटेड अदर फार्मर्स। उसने इनिशिएटिव कौन सा लिया? उसने मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स अडॉप्ट की और बाकी फार्मर्स को भी मोटिवेट किया कि आप भी मॉडर्न इक्विपमेंट यूज करें। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज। अच्छा, रिजल्ट क्या हुआ? ये तो उसने स्टेप्स लिए कि मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स ली और साथ दूसरे लोगों को उसने मोटिवेट भी किया। यानी सिर्फ अपना ही फायदा नहीं सोचा बल्कि कम्युनिटी का फायदा भी सोचा। उसका फायदा क्या हुआ? रिजल्ट क्या आया? एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई और कम्युनिटी को बेनिफिट हुआ। अब जब मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स आई तो उससे क्या हुआ? पानी बर वक्त पहुंचा खेतों को, प्रोडक्शन की यील्ड बढ़ गई और कम्युनिटी को बेनिफिट हुआ। अब सबक क्या है? ही लर्न, ही से क्या मुराद है? वो जो अहमद था, जो किसान था, जिसने इनिशिएटिव लिया, बाकी लोगों को भी साथ शामिल किया, मोटिवेट किया और मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स यूज करने के लिए उसने रागिब किया। उसने रियलाइज किया, ही लर्न, उसने सबक सीखा दैट इनोवेशन, ये जो इनोवेशन है, जो जिद्दत है जिसको हम कहते हैं, इंप्रूव सोसाइटी, उससे सोसाइटी में क्या आती है? इंप्रूवमेंट आती है। तो अब करेक्टर कौन है आपने देखा? आपने कहा अहमद फार्मर है। प्रॉब्लम क्या है? वाटर की शॉर्टेज है। अहमद है, फार्मर है, गांव के अंदर ये सेटिंग हो गई।
करेक्टर हो गया। और उसके बाद प्रॉब्लम क्या है, वाटर की शॉर्टेज है, उसने क्या किया, मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स यूज की, स्टेप्स उसने लिए, बाकी लोगों को मोटिवेट भी किया। रिजल्ट क्या आया, प्रोडक्शन यील्ड होगी, लोगों को फायदा हुआ। सबक क्या है कि इनोवेशन लीड्स टूवर्ड, या इनोवेशन इंप्रूव सोसाइटी। उसके बाद अगर हम चौथा एक थीम देखें, एक आदमी है जो आपको यंग नजर आता है पिक्चर में, और वो किताबें पढ़ रहा है। अब इसके ऊपर आपने स्टोरी लिखनी है, जरा देखिएगा एक स्टोरी के, उस्मान सपोज उसका नाम है, आपने दे दिया नाम, वांटेड टू कंप्लीट compete इन सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विस मतलब है पंजाब लेवल पे अगर हम कहें तो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस, पाकिस्तान लेवल पे देखें तो सिविल सर्विसेज, यानी कि सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, यानी कि सीएसएस के इम्तिहान। उस्मान चाहता था कि वो सिविल सर्विसेज में अंदर compete करे, मुकाबले के इम्तिहान में बैठे। जी आपने नाम दे दिया कि जो उस्मान है, किताबें पढ़ रहा है, वो चाहता था कि सिविल सर्विसेज को में compete करे, यानी कि मुकाबले के इम्तिहान में बैठे और क्वालिफाई करके 17 स्केल की बजाय किसी डिपार्टमेंट, पुलिस में या अकाउंट सर्विस में या मिलिट्री कंटोनमेंट बोर्ड में या रेलवे सर्विस में या किसी ग्रुप में भी, इनलैंड सर्विस में। ही अडॉप्टेड अ डिसिप्लिन स्टडी रूटीन, उसने एक स्केड्यूल को, डिसिप्लिन टाइम टेबल बनाया उसने, एंड मेंटेन कंसिस्टेंसी, और उसने मुश्किल मिजाजी से काम किया। तो स्टेप्स उसने कौन से लिए कि उसने एक टाइम टेबल बनाया, डिसिप्लिन स्टडीज रूटीन बनाई, और क्या किया उसने, दूसरा काम क्या किया, कंसिस्टेंसी दी इसको। एक नहीं, एक हफ्ते काम किया, अगले हफ्ते काम नहीं किया, अगले हफ्ते काम किया, उस अगले हफ्ते छोड़ दिया, नहीं, उसने कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी के साथ वो पढ़ता आया। कंसिस्टेंस और परसिस्टेंस के साथ वो पढ़ता आया। है कौन, उस्मान। क्या प्रॉब्लम क्या है कि वो, उसके लिए मुश्किल है एग्जाम को कंप्लीट करना, वो चाहता है कि उसको क्वालिफाई करे, ये प्रॉब्लम है। कैरेक्टर कौन सा है, उस्मान, स्टूडेंट है। और प्रॉब्लम क्या है कि कंपेटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करना चाहता है, जो उसके लिए मुश्किल है। उसने क्या स्टेप्स कौन से लिए, एक स्केड्यूल बनाया और उसके ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ अमल किया। आफ्टर परसिस्टेंट एफर्ट, की मुश्किल मिजाजी की कोशिशों के बाद, एंडेवर्स के बाद, ही अचीव्ड सक्सेस, उसने कामयाबी हासिल की, ये रिजल्ट आ गया। अब सबक क्या है, ही लर्न, उसने रियलाइज किया दैट डिटर्मिनेशन ओवरकम्स डिफिकल्टीज, कि अगर डिटर्मिनेशन के साथ काम किया जाए तो जो डिफिकल्टीज है, वो जो कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर, चूंकि आप वो कामयाबी हासिल कर चुके हैं, तो अगर डिटर्मिनेशन के साथ काम किया जाए तो आप डिफिकल्टीज को ओवरकम कर सकते हैं। ये लेसन है। आप पांच चीज इसमें क्या है, करेक्टर कौन है, उस्मान, स्टूडेंट है, कंपेटिटिव एग्जाम्स। प्रॉब्लम क्या है, कंपेटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, वो क्वालिफाई करना चाहता है। उसने स्टेप्स क्या लिए, एक टाइम टेबल बनाया और कंसिस्टेंसी से उसको फॉलो किया। रिजल्ट क्या आया, उसने उस एग्जाम के अंदर कामयाबी हासिल की। लेसन क्या है, जो पांच चीज जो मैंने कहा, क्या हर स्टोरी में पांच चीजें होनी चाहिए। लेसन उसने ये हासिल किया कि उसने डिफिकल्टीज को अचीव कर लिया, ओवरकम कर लिया, और कामयाबी हासिल की। पांचवा थीम, जो आखिरी थीम है, कि आपने देखा कुछ कुछ लोग हैं वो इकट्ठे काम कर रहे हैं। एक पिक्चर है, उसमें कुछ कैंडिडेट्स लोग जो है वो काम इकट्ठे कर रहे हैं। आपके सामने ये पिक्चर आती है, अब इसके ऊपर एक स्टोरी कैसे बना सकते हैं, जरा देखिएगा। पांचों एलिमेंट्स उसमें मैं डालूंगा। कुछ लोग हैं इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो आपने कहा कि लोकल कम्युनिटी फेस्ड सैनिटेशन प्रॉब्लम। एक लोकल कम्युनिटी है, कोई देहात है या कोई शहर है, जो टाउन है, उसके अंदर कुछ लोगों को सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि ये जो सफाई सुथराई की प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम है। लोकल कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स हैं। सलमान मोबिलाइज सिटीजन्स, सलमान ने लोकल मोबिलिटी को, कम्युनिटी को क्या किया, कुछ वॉलंटियर्स को मोबिलाइज किया, एंड कोऑर्डिनेटेड विद लोकल अथॉरिटीज, और उसने जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी जो अथॉरिटीज हैं, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज के साथ क्या किया, उसने कोऑर्डिनेट किया, लाइजान मेंटेन किया। तो अब वो लोग कौन है, कम्युनिटी के लोग हैं। उस्मान ने इनिशिएटिव लिया, या सलमान, जो भी आप कह लें, उसने इनिशिएटिव भी लिया कि उसने लोगों को मोबिलाइज किया, वॉलंटियर्स को, अपने दोस्तों को। और फिर चाहे उसने सोशल मीडिया कैंपेन यूज किया, या उसने कोई सेमिनार कंडक्ट किया, या जो भी किया, और उसने लोगों को मोबिलाइज करके क्या किया, लोकल अथॉरिटी के साथ मेंटेन करके, म्यूनिसिपल अथॉरिटी के साथ मिलकर उसने क्या किया, लोगों को मोबिलाइज किया और स्टेप्स लिए, इनिशिएटिव लिया। क्लीनलीनेस कैंपेन्स इंप्रूव्ड पब्लिक हेल्थ। अब वो जो उन लोगों ने अवेयरनेस लॉन्च कैंपेन लॉन्च की, उससे लोगों को क्या हुआ, पब्लिक हेल्थ का फायदा हुआ, पब्लिक हेल्थ इंप्रूव होगी। लोगों ने वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया, लोगों ने गंद बाहर फेंकना छोड़ा, और गलियों के अंदर गंद फेंकना छोड़ दिया, और गटर खुले जो है, गटरों जो बंद थे उनको, जो खुले पड़े थे उनको बंद किया गया। उससे क्या हुआ, पब्लिक हेल्थ क्या हुई, सैनिटेशन की हालत क्या हुई, बेहतर हुई। तो कौन था, सलमान, और लोकल कम्युनिटी मेंबर थे। उसने उसने प्रॉब्लम क्या था, सैनिटेशन का इशू था उस इलाके के अंदर। उसने क्या किया, लोगों को मोबिलाइज किया, बाकी लोगों को, वॉलंटियर्स को, और लोकल अथॉरिटीज, जिनकी म्यूनिसिपल अथॉरिटी के साथ कोऑर्डिनेट किया। कोऑर्डिनेशन भी दिखाई गई है इसमें स्टोरी में। और उससे क्या हुआ, पब्लिक हेल्थ इंप्रूव होगी, क्योंकि उन्होंने इनिशिएटिव क्या लिया कि उन्होंने पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस की कंपेन्स लॉन्च की। रिजल्ट क्या आया, पब्लिक हेल्थ की सिचुएशन इंप्रूव हो गई। ये एक्सपीरियंस शो करता है, द एक्सपीरियंस शोड दैट कलेक्टिव एफर्ट्स, कि अगर कंबाइंड एफर्ट की जाए, इज्तिमाई एफर्ट्स की जाए, तो क्या होता है, कलेक्टिव एफर्ट सॉल्व सोशल इश्यूज। सोशल इशू क्या था, सैनिटेशन का। तो अब ये पांचों चीजें आपको नजर आई। कम्युनिटी मेंबर्स थे, प्रॉब्लम क्या था, सैनिटेशन का इशू था, उन्होंने क्या किया, कोऑर्डिनेशन की और कंपेन्स लॉन्च की। रिजल्ट क्या आया, सैनिटेशन की हालत बेहतर हो गई। लेसन क्या है
कि अगर कलेक्टिव एफर्ट्स हों तो वो सोशल चेंज लाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, मैं इस वीडियो को वाइंड अप करने से पहले बता दूं कि आपने डूज कौन सी चीजों का ख्याल रखना है जब रिटर्न साइकोलॉजिकल टेस्ट हो। आपने नेचुरली लिखना है, अपने आप को कोई वहां पे एक्सेजरेट नहीं करना, पॉजिटिव रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है। लीडरशिप स्किल्स कोशिश करें कि आपकी वहां पे रिफ्लेक्ट हो। अगर एक बंदा अच्छा लीडर है लेकिन उसकी राइटिंग के अंदर लीडरशिप स्किल्स नजर नहीं आती, तो क्या फायदा लीडरशिप स्किल का। आप जितना अपने आप को लीडरशिप स्किल शो करेंगे राइटिंग में, स्टोरी में, उर्दू वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में, या इंग्लिश वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में, या स्टोरी कंपटीशन में, उतना ही आप मौजू कैंडिडेट होंगे तहसीलदार की पोस्ट के लिए। आपने सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करना है। जैसे आपने एक स्टोरी क्रिएट की तो उसमें आपने देखा, हमने 4-5 स्टोरीज देखी कि उस्मान है और उसने देखा कि अब एक पिक्चर है, उसको कुछ लोग क्या कुछ समझेंगे, कुछ लोग कुछ समझेंगे। तो अगर आपने कहा कि उनको कोई सैनिटेशन का इशू है इसलिए लोग इकट्ठे बैठे हैं और वो काम कर रहे हैं, तो अब इसका मतलब आपने सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने कोशिश करना है कि आपने अपने आप को ऑनेस्ट और इंटेग्रिटी वाला बंदा शो करना है अपने सेंटेंसेस स्टोरी में। और आपने कोशिश करना है कि अपनी फैमिली, सोसाइटी और लॉ जो है उसकी रिस्पेक्ट शो करनी है। आपने कॉन्फिडेंस शो करना है अपने सेंटेंसेस में, स्टोरीज में भी। और एरोगेंस नहीं शो करनी कि तकब्बर को मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज हूँ। और इमोशनल मैच्योरिटी शो करनी है। अच्छा, ये चीजें शो करने से नहीं आती, अगर आप में है खुद ब खुद रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से कुछ चीजें इंप्रूव भी हो सकती हैं। और फिर आपने अपने आंसर्स में कंसिस्टेंसी शो करनी है। ऐसा नहीं है कि उर्दू वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में आप शो करें कि आई लव, आपके जुमले ऐसे हों कि आप शो करते हैं कि मैं टीम वर्कर हूं, और फिर आप स्टोरी कंपटीशन में ये शो कर रहे हो कि मुझे तो कंप्लीट टीम के अंदर काम नहीं करना, मैं तो अकेला काम करता हूं। तो आपके जो टेस्ट हैं कहीं पे आप शो कर रहे हो कि फेलियर जो है वो इंसान को सिखाती है, और कहीं पे आप शो करें कि फेलियर जो है वो आपको डिप्रेस करती है। तो कंसिस्टेंसी बड़ी मैटर करती है। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपके जवाबों से, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट चाहे उर्दू का हो या इंग्लिश का हो, स्टोरी कंप्लीशन हो या थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट हो, उसमें से पैटर्न ढूंढते हैं कि आप क्या कंसिस्टेंसी शो कर रहे हैं कि नहीं, क्या आप झूठ तो नहीं बोल रहे। फिर आपने कोशिश करना है कि प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना, आपने फोकस करना है कि सोल्यूशन क्या है। स्टोरी के अंदर भी कोशिश करना है कि सोल्यूशन क्या है, रिजल्ट क्या है, लेसन क्या है। उसके बाद आपने शो करना है कि वतन से मोहब्बत, पेट्रियाटिक एटीट्यूड आपने शो करना है, और सर्विस ओरिएंटेड आपने अपना मिजाज, टेम्परामेंट शो करना है कि आप मौजू कैंडिडेट हैं तहसीलदार की पोस्ट के लिए। और कुछ डोंट्स भी हैं जिनसे आपने बचना है। नेगेटिव थॉट्स, मायूसी, हेटेड, प्रेजुडिस शो नहीं करना। आपने कुछ सुसाइड या रिवेंज या वायलेंस अपनी थीम्स के अंदर शो नहीं करनी, ये आपको नेगेटिव या पेसिमिस्टिक दिखाएगा। आपने होपलेसनेस या इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स, एहसास कमतरी नहीं दिखाना, अपने को पिटिएबल कंडीशन में अपने आप को रख के नहीं सोचना। और फिर आपने तकब्बर से, गुरूर से और सुपीरियरिटी, अपने आप को कि मैं बहुत ही सुपीरियर हूँ, मैं बहुत ही माफूकुल फितरत हूँ, बहुत ही मैं अफजल हूँ, ऐसा नहीं शो करना। यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, यू आर अ वेरी हम्बल पर्सन, आपने ये शो करना है। और अपने आप को, अपने को परफेक्ट नहीं शो करना, यानी कि परफेक्शनिज्म आपने नहीं दिखानी, और कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं दिखानी आपने, कि कहीं पे आप अपने आप को टीम वर्कर शो कर रहे हो, कहीं पे आप सोच रहे हो कि कहीं पे आपकी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट से या स्टोरी से ये शो हो कि आप तो इंडिविजुअल काम करने में बिलीव करते हो। और आपने सोसाइटी को क्रिटिसाइज नहीं करना, आपकी स्टोरी के अंदर कोई क्रिटिसिज्म ज्यादा ना हो, और अनरियलिस्टिक यानी आइडियलिस्टिक जवाब नहीं देने, और हीरोइक स्टोरीज नहीं बनानी। कि हमारी सोसाइटी में हीरोइज्म को पसंद नहीं किया जाता, ऐसे कैंडिडेट्स को पसंद नहीं किया जाता तहसीलदार की पोस्ट के लिए जो अपने आप को सुपरमैन समझें, बल्कि रियलिस्टिक बंदा, हम्बल बंदा, रिस्पॉन्सिबल बंदा, मेच्योर बंदा, इमोशनली स्टेबल बंदा, बैलेंस पर्सनैलिटी उनको चाहिए होती है। और फिर आपने जो मेमोराइज किए हुए आंसर्स हैं, ये जो अक्सर लोग गूगल से या चैट जीपीटी से मेमोराइज करते हैं, कोशिश करनी है मेमोराइज्ड आंसर जो है वो आपने वहां पे नहीं लिखने। और कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड न छोड़े छोड़े। मतलब कहने का ये है कि अगर 80 क्वेश्चन है तो कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं, सोच समझ के 40 क्वेश्चन करते हैं और बाकी 40 छोड़ देते हैं। आपने टाइम बाउंड रह के अगर 20 मिनट में 90 क्वेश्चन करने हैं या 70, तो कोशिश करें छोटे जुमले बनाएं और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अदरवाइज कुछ क्वेश्चन अगर आप छोड़ देंगे, आप 5 क्वेश्चन करते हैं, छठा छोड़ते हैं, फिर 4 क्वेश्चन करते हैं, 4, फिर 5 छोड़ते हैं, इसका मतलब है कि कुछ क्वेश्चन जो है वो जानबूझ के आप छोड़ के अपने आप को हाइड करना चाहते हो। तो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपके जो हिडन या जो डीप सीटेड जो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको एक्सपोज करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि आपके अंदर क्या है। आप अगर आपको छुपाना मकसूद है आपका, तो इससे मतलब ये है कि आप डॉजर हैं, या आप डिसीव करते हैं, आप डिसेप्टिव हैं, आप हिपोक्रेट हैं। तो आपने कोशिश करना है कि सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, छोटे छोटे जवाब देने हैं और रियलिस्टिक जवाब देने हैं। तो गोल्डन फार्मूला क्या है, आपने पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, इमोशनल स्टेबिलिटी शो करनी है, लीडरशिप स्किल्स शो करनी है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करना है, इंटेग्रिटी ऑनेस्टी शो करनी है कि आपके अंदर ऑनेस्टी है, सर्विस टू सोसाइटी का जज्बा शो करना है। और अगर ये सारी चीजें आप शो करेंगे तो साइकोलॉजिकल को रिटर्न जो टेस्ट है आपका, उसमें कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर अपने फीडबैक से मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा।
और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो आपको लगता है कि किसी भी पोस्ट के लिए रिटन साइकोलॉजिकल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या तहसीलदार के टेस्ट की रिटन साइकोलॉजिकल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इंग्लिश विद अजमल खान मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल की तवज्जो से और इस चैनल की वसातत से मैं इस किस्म की यूजफुल और इंसाइटफुल वीडियोस गाहे बगाए अपलोड करता रहता हूँ। अपना भी ख्याल रखिए और उन लोगों का भी जो आपसे जुड़े हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए थीम के साथ। तब तक दीजिए इजाजत।